नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी तो फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके ऑनलाइन क्लास लेकर। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपकी इस कक्षा में। बने रहिए, पढ़ते रहिए, यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए। तो फिर हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान बोर्ड सामान्य हिंदी 12th क्लास के लिए। तो 12th क्लास में हमने जो हमारा पाठ प्रथम है उसका हरिवंश राय बच्चन जी का हमने जो उनकी रचनाएं हैं वो पढ़ ली है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में जो रचनाएं हैं वो है आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, तो आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी दोनों हमने इनका भावार्थ पूर्ण कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं उनके जो आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं वह प्रश्न उत्तर हम करने जा रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। तो हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर की तरफ। तो देखिए, ये रहे प्रश्न उत्तर। कविता के साथ और कविता के आसपास इस प्रकार से दो भागों में प्रश्नोत्तर दिए जाते हैं। कविता के साथ का मतलब ये होता है कि आप कविता से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, कविता के जो भाव है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और कविता के आसपास का मतलब ये होता है कि आप कविता को लेकर छात्रों के मन के विचार पूछते हैं। ठीक है, यानी कि आप कविता के माध्यम से छात्रों के क्या विचार होते हैं कविता को लेकर, या कविता के आसपास के वातावरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह कविता के आसपास होते हैं। ठीक है, और हम यहाँ कर रहे हैं कविता के साथ, यानी कि जो कविता का भावार्थ है उस भावार्थ से संबंधित हम यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो पहला प्रश्न है वह यह है कि कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है। ठीक है, यानी कि कविता क्या कहती है कि ये जो आत्म परिचय नामक कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की, तो वो ये कहती है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, है ना। तो ये जो लाइन है वो क्यों आई है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते हैं। यानी कि एक बार तो कवि ऐसा बोलते हैं कि मैं इस संसार, एक जग जीवन का भार लिए घूमता रहता हूँ, यानी कि मैं तो इस संसार का भार अपने ऊपर लिए हुए फिरता रहता हूँ। और दूसरी बार एक और बात कहते हैं कि मैं कभी ना जग का ध्यान करता हूँ, फिर कहते हैं कि मैं तो कभी संसार का ध्यान करता ही नहीं हूँ। तो इसमें पाठ के अंदर ये प्रश्न में पूछा गया है कि एक कवि दो विचार कैसे रख सकता है, एक ही विषय में दो विचार कैसे हो सकते हैं। तो विपरीत से लगते हैं, इन कथनों का क्या आशय है। ये दोनों जो अलग अलग लगते हैं कि एक में तो जो कवि है वो संसार का भार लिए फिरता रहता है, यानी कि संसार के जितने भी दुख है, जितने भी कष्ट है, उनको अपने अंदर, मतलब वो खुद उन भार और कष्टों को उठाना चाहता है। और दूसरा कि वो ये कह रहा है कि मैं संसार की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। तो ये दोनों अलग अलग बातें क्यों कही गई है। तो हमारा उत्तर यहाँ शुरू होता है कि प्रस्तुत कविता में कवि एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात कहते हैं, क्योंकि अब क्यों कहते हैं संसार में, यानी कि संसार के जग जीवन का भार लिए घूमने की बात क्यों कह रहे हैं कवि, क्योंकि संसार के सुधार का दायित्व साहित्यकार के कंधों पर ही होता है। ये कवि का मानना है कि संसार का जो सुधार है, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक, किसी भी क्षेत्र में, धार्मिक किसी भी क्षेत्र में अगर संसार का सुधार करना है किसी तरह से, तो साहित्यकारों के कंधे मजबूत होने चाहिए, यानी कि उनकी कलम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वे संसार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करें, यानी कि अपनी ओर खींचे और फिर उस संसार को उन शिक्षा से, उन ज्ञान से अभिभूत कराए, यानी कि उस ज्ञान को प्राप्त करवाए। ठीक है, जैसे साहित्यकार के कंधों पर किस प्रकार से हुआ कि जब साहित्यकार साहित्य लिखेगा ही नहीं, संसार की अवगुण बताएगा नहीं या संसार के कुछ गुण बताएगा नहीं, तो लोगों को, मनुष्य को कैसे पता चलेगा कि संसार में क्या हो रहा है, इस जगत में क्या हो रहा है, कौन कौन सी हमारे बुराई है, कौन कौन सी सामाजिक बुराई है, कौन कौन सी धार्मिक बुराई है। तो इस प्रकार से कवि ये कहना चाहता है क्योंकि इस संसार की जो सुधार है, उसका सुधार का जो कार्य है वो साहित्यकार के कंधों पर है। ठीक है, कंधों पर होता है, किंतु दूसरी ओर कवि संसार के लोगों का ध्यान न रखने की बात भी कहते हैं। पहला तो ये कहते हैं कि भाई संसार के सुधार का, यानी कि ये जो लोग हैं, ये लोगों के जीवन का सुधार का जो दायित्व है वो साहित्यकार, कवि, रचनाकार इनके कंधों पर आया है, क्योंकि ये अपने शब्दों के माध्यम से जनता तक अपने विचार पहुंचाते हैं और उन विचारों को पढ़कर वे जनता अपने आप को परिवर्तन करती है। ठीक है,
परिवर्तित करती है। लेकिन दूसरी ओर कहा गया है कि दूसरी ओर कवि संसार के लोगों का ध्यान न रखने की भी बात कहता है। तो भाई ये दो दो बातें कैसे हो सकती है? एक बार तो आप कह रहे हो कि आपका जो साहित्यकार के कंधों पर होता है संसार के परिवर्तन का दायित्व, और दूसरी ओर कहते हैं कि मुझे संसार के लोगों से ध्यान ही नहीं है, ठीक है, मुझे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात इसलिए की गई है क्योंकि साहित्यकार को साहित्य रचना का भार करना होता है, ठीक है, यानी कि जो साहित्यकार है वो केवल साहित्य रचना तक ही सीमित है। इसमें यह बताया गया है कि साहित्यकार को साहित्य रचना का भार वहन करना पड़ता है और उसका साहित्य संसार के कल्याण हेतु उपादेय होना चाहिए। यानी कि वह संसार का भार कैसे लिए हुए होता है कि उसका जो साहित्य है, यानी कि वो जो कुछ भी लिख रहा है समाज से संबंधित विषय के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, अन्यथा नहीं होना चाहिए, या फिर कोई अनर्गल विषय नहीं होना चाहिए। संसार से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी सुधार में, किसी भी अनेक प्रकार के सुधार है, उन सुधारों से संबंधित होनी चाहिए, या फिर संसार को आकृष्ट करे ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो साहित्यकार को ऐसा लेख लिखना है, ऐसा काव्य रचना करनी है, या ऐसी कोई गद्य रचना करनी है जिससे संसार के, यानी कि इस जगत का कल्याण हो, अकल्याण न हो, ठीक है। जो भी लिखे आप कल्याणकारी लिखे, यानी कि जिससे संसार का या इस जगत का, इस दुनिया का कल्याण हो सके, ठीक है। उपादेय होना चाहिए, आलोचकों की परवाह न करते हुए। अब आलोचक कौन होते हैं? आलोचक वे होते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक रचना लिखी, अब उस रचना को हम लोग क्या करते हैं? तोड़ मरोड़ करते हैं। अब तोड़ मरोड़ किस प्रकार से करते हैं कि उसके अवगुण लेते हैं, उसके गुण लेते हैं, उन्होंने ये बात क्यों कही भाई, इन्होंने ये बात क्यों लिखी, इस तरह से हम उनकी रचनाओं के विषय में हम समीक्षा करते हैं, क्या सही है और क्या गलत है उसकी समीक्षा करते हैं। तो वे होते हैं आलोचक, जो आलोचना करते हैं, ठीक है। तो आलोचकों की परवाह न करते हुए, तो उन समीक्षकों की, यानी कि जो गुण और अवगुण को निकालते हैं हमारे साहित्य में से, उनकी परवाह नहीं करते हुए निरंतर लेखन कार्य में रत का मतलब लीन, और लीन मतलब करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक साहित्यकार को क्या करना चाहिए कि उसका जो साहित्य होता है वह कैसा होना चाहिए? सामाजिक कल्याण से परिपूर्ण होना चाहिए। दूसरा, आलोचकों की परवाह नहीं करनी चाहिए, और उनकी परवाह न करते हुए संसार के लिए निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि एक बार तो कवि ये कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, और दूसरी बार कहता है कि मैं इस जग का ध्यान ही नहीं करता हूँ। तो दो बातें नहीं है कि जो अब जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, तो ये जगत की, यानी दुनिया की बात हो गई, संसार की बात हो गई, कि वे संसार के कष्टों को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, या उनका कल्याण करने के लिए अपने साहित्य में रचना करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं इस जग का ध्यान ही नहीं देता है, मतलब मैं इस जग को ध्यान नहीं देता हूँ, बिल्कुल भी संसार के लोगों का ध्यान नहीं देता। तो कौन से लोग होते हैं? वो आलोचक लोग। मैं उन आलोचकों की परवाह नहीं करता हूँ जो मेरे साहित्य की आलोचना करते हैं, समीक्षा करते हैं। कवि का तात्पर्य यही था। आप सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से। अब प्रश्न नंबर आता है हमारा 2। जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा कि जहाँ दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं? कवि ने ऐसा क्यों कहा? तो कवि का कहने का तात्पर्य यह है, उत्तर है हमारा, कि कवि के अनुसार संसार में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के लोग मतलब कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है, कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ठीक है। किसी के पास ज़्यादा धन है, किसी के पास कम है। आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से सब लोग अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं इस समाज में, क्योंकि कोई भी ऐसा तबका नहीं है, कोई भी ऐसा स्तर नहीं है जहाँ पे एक तरह के लोग रहते हैं। सभी जगह अलग अलग प्रकार के लोग निवास करते हैं। संसार में जहाँ लोगों के पास अन्न है, यानी कि कहीं पर तो अन्न है, और वहीं संसार में भूखे और गरीब लोग भी रहते हैं। बिल्कुल, संसार के दो पहलू होते हैं, जीवन के दो पहलू होते हैं, जन्म और मरण, ठीक है। यानी कि अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। उसी प्रकार से संसार के हर एक पहलू, मतलब हर एक विषय के दो पहलू होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर सुख है तो दुख भी होगा, और यहाँ पर कोई धनी है तो गरीब भी होगा,
ठीक है, कोई भरपेट सोया है तो कोई भूखा सोया है, तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो इसी प्रकार से लेखक यहाँ कहना चाहता है, यानी कवि यहाँ कहता है कि जहाँ लोगों के पास अन्न है और वहीं संसार में भूखे और गरीब लोग भी रहते हैं। यानी कि संसार का एक पक्ष तो ऐसा है जो बहुत अमीर है, जिसके पास अन्न है, जो खाद्यान्न है, वो मतलब अपना भरण पोषण सही तरीके से कर सकता है, और एक तबका यानी कि एक उसका भाग ऐसा है जहाँ पर लोग बहुत गरीबी में निवास कर रहे हैं, उनको खाने तक के लाले पड़ रहे, दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे, एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे लोग भी हैं। और एक ऐसे लोग हैं जो खाने को मतलब बर्बाद कर रहे हैं, कुछ खाते हैं या फिर सारा फेंक देते, इस तरह के दो तरह के लोग निवास करते हैं। कुछ लोग तो सभी प्रकार की सुख सुविधाओं और वैभव से संपन्न होते हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग दाने दाने के लिए भी मोहताज हो जाते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग तो बिल्कुल संपन्न होते हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं होती है, जिस चीज पर हाथ रख लिया वो परचेज खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दाने दाने के लिए मोहताज होते हैं, उन्हें रोजी रोटी भी नहीं नसीब होती है। आज उन्होंने सुबह खाया है तो शाम को खा पाएंगे या नहीं, ये उनको पता नहीं होता है। तो इस प्रकार से संसार में भांति भांति के लोग हैं, कोई उच्च वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग का, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई किस प्रकार का है। तो यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यही था कि जहां पर दाना रहते हैं वहीं भी नादान भी होते हैं। कवि ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि संसार में सभी भिन्न भिन्न स्थिति में रहते हैं, कोई गरीब है और कोई अमीर है, कोई भरपेट खा सकता है, कोई भरपेट नहीं खा सकता है। इस प्रकार से अलग अलग लोग जीवन यापन करते हैं। तो ये हुआ हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए अब क्या कहा है यहाँ, मैं और जग और कहाँ का नाता, ठीक है। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। ऐसा कहा है कि ये जो और शब्द आया है, और इसकी क्या विशेषता है, क्योंकि देखिए कितनी बार आ गया है, मैं और एक बार, और जग ये 2 बार, ठीक है, और कहाँ ये 3 बार, ठीक है। ये 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार, तो ऐसा 3 बार हुआ है। तो और शब्द की यहाँ पर क्या अलग अलग विशेषताएं है, तो हम देखते हैं। हमारा उत्तर है किसी बात या शब्द पर जोर देने के लिए यानी कि उसको मुख्य बनाने के लिए, ठीक है, देने के लिए उसकी पुनरावृत्ति की जाती है, ठीक है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है उसकी बार बार लिखा जाना, बार बार आना, ठीक है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? बार बार आना, शब्द का बार बार आना। तो यहाँ पर किस शब्द की पुनरावृत्ति हुई है? और शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। अब किस किस स्थितियों में हुई है ये हम देखते हैं, ठीक है, कि किसी बात या शब्द पर जोर देने के लिए उसकी पुनरावृत्ति की जाती है। कवि स्वयं को समाज से बिल्कुल भिन्न मानता है। कवि कहता है कि मैं समाज से भिन्न हूँ, मैं इस संसार का भार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी इस संसार है ना समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। और उसका और समाज का परस्पर कोई संबंध नहीं है। परस्पर का मतलब होता है आपस में, परस्पर का मतलब क्या होता है? आपस में कोई संबंध नहीं है। कवि यहाँ कहता है कि समाज और मेरा कोई संबंध नहीं है आपस में, इसलिए कवि ने और शब्द की 3 बार आवृत्ति की है। इसलिए कवि ने कहा है कि और, मैं और, ठीक है, मैं और समाज, यानी कि ये समाज अलग है और मैं अलग हूँ, दोनों का अलग अलग व्यक्तित्व है। जैसे हम यहाँ पर कभी समास पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पर माता और पिता, माता और पिता, ठीक है। तो यहाँ माता का भी अस्तित्व अलग है, पिता का भी अस्तित्व अलग है। इसी प्रकार से मैं और जग, जग कौन हुआ? संसार, यानी कि मैं यहाँ मैं के लिए क्या आया है? कवि के लिए। मैं किसके लिए आया है? कवि के लिए। और जग किसके लिए आया है? संसार के लिए। तो कवि कहना चाहता है कि मैं और जग, यानी कि मैं और ये जग दोनों अलग अलग है, ये संसार अलग अलग है, हमारे बीच में कोई ऐसा संबंध स्थापित नहीं है, ठीक है। इसलिए ये जो और है वो कितनी बार आया है? 3 बार आया है, और ये कवि को समाज से अलग करता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 तक आपको सभी अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब आए हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो देखिए, शीतल वाणी में, शीतल का मतलब होता है ठंडी,
ठीक है। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? अभिप्राय मतलब अर्थ है या आशय है, ठीक है। शीतल वाणी में भी अगर आग है तो उसका क्या मतलब होता है? ठंडी हवा में कभी गर्म हवा आती है क्या? उसी प्रकार से कवि ने कहा है कि शीतल वाणी में आग मतलब गर्म हवा, यानी कि आग आ गई है, तो ठंडी हवा में कैसे आग आ सकती है? शीतल यानी अच्छे शब्दों में बुरे शब्द कैसे हो सकते हैं, है ना। तो यही हम बोलते हैं कि आग उगल रहा है। आग उगल रहा है मतलब कि बहुत अपशब्द बोल रहा है, बहुत खरी खोटी सुना रहा है वो किसी को, आग उगल रहा है। तो जब शीतल शब्द बोले जा रहे हैं, अच्छे शब्द बोले जा रहे हैं, तो उसमें आप आग के भाव को किस प्रकार से प्रकट करेंगे, है ना। तो हम देखते हैं उत्तर। यहाँ कवि का आग से अभिप्राय शक्ति से है। किससे है? शक्ति से। कि जो व्यक्ति मधुर शब्द बोलता है तो वह तो शीतल है, और जो व्यक्ति कठोर शब्द यूज करता है तो वो गर्म है, क्योंकि वह शक्तिशाली है, अपने आप स्वयं को शक्तिशाली साबित करना चाहता है, इसलिए वो कठोर शब्दों का यूज कर रहा है। और अगर जो व्यक्ति शांत रहना चाहता है तो वो शीतल शब्द यूज करेगा, शांत शब्द यूज करेगा, सरल शब्द यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ कवि का आग से अभिप्राय शक्ति से है। कवि की शीतल वाणी में आग होती है। कवि अपने काव्य में कोमल कांत माधुर्य गुण युक्त अलंकारों से सुसज्जित भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। कवि बहुत ही सरल, सहज और बोधनीय यानी कि समझने योग्य भाषा का प्रयोग करता है। उसके अंदर जब कवि अपने काव्य में कोमल कांत यानी कि बहुत ही कोमल शब्दों वाली, माधुर्य गुण और मधुर गुण वाली, माधुर्य गुण होता है मधुर गुण वाली, ठीक है, युक्त अलंकारों से, और ऐसे माधुर्य गुण अलंकारों से यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म हैं, उन गुण धर्मों का प्रयोग, सुसज्जित भाषा का प्रयोग करता है। ऐसी सरल भाषा का, सजी धजी सुसज्जित अलंकारों से, आभूषणों से सजी धजी भाषा का प्रयोग करता है। परंतु कवि की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है उसके जो विचार, ठीक है, अभिव्यक्ति समाज में क्रांति एवं बदलाव लाने का कार्य करती है। विचार, ठीक है, भले ही वो कोमल कांत माधुर्य गुण वाली गुण युक्त अलंकार के सुसज्जित शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन उनके जो विचार है, उनकी जो अभिव्यक्ति, वो क्या है? समाज में क्रांति लाने की है। यानी कि वो सरल शब्दों के माध्यम से भी समाज को आक्रोशित करना चाहते हैं। उनको कहना चाहते हैं कि ये जो समाज है यह बुराई यानी पतन की ओर जा रहा है, और हमें तो ऊंचा उठना है, समाज में आई बुराइयों को दूर करना है और गुणों को धारण करना है। अब गुणों को नष्ट करके गुणों को धारण करना है। इस प्रकार से कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि कवि है जो सरल भाषा का यानी कि बहुत मधुर भाषा का उपयोग करके भी इस जो संसार है उस संसार में आक्रोश का भाव जगाना चाहता है, क्रांति का बिगुल बजाना चाहता है, ठीक है। इसी कारण कहा गया है कि कवि की कलम में तो तलवार से भी ज्यादा शक्ति होती है। इसीलिए तो कहा गया है कि कवि कुछ शब्दों के माध्यम से, है ना, आक्रोश की ज्वाला भड़का सकते हैं। जो कलम इतना ताकतवर होता है कि अगर कलम से कुछ ऐसे शब्द लिख गए हैं जिनको पढ़कर जनता आक्रोश हो जाए, तो फिर तो कहिए कि एक क्रांति का बिगुल बज गया है। कि शब्दों की ताकत को उस समय हम पहचान सकते हैं जब शब्दों के माध्यम से क्रांति जागृत हो जाती है, यानी कि क्रांति की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो कहा गया है कि एक कलम होती है जो तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 की तरफ, पांचवा है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। देखिए, जो पहले जो हमने 4 क्वेश्चन करे हैं वो आत्मकथ्य, आत्म परिचय वाले भाग से कर रहे हैं हमने, ठीक है। और अब जो हम प्रश्न कर रहे हैं वो उनका जो दूसरा अंक था, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो दूसरी कविता थी उसके अंदर से प्रश्न किए जा रहे हैं। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता का प्रश्न है कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ यानी घोंसले, ठीक है, घोंसले। कि संध्या होते ही चिड़िया के बच्चों को आशा होती है कि उनकी माँ अभी उनके लिए भोजन लेकर घोंसले की ओर लौट रही है। कि कोई भी बच्चा, यानी कि केवल पक्षी ही नहीं,
हम पक्षियों की बात ही नहीं करते हैं, हम तो हमारे घर की भी बात करते हैं, संसार की भी बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि संध्या होने वाली है और हमारे जो चिर परिचित लोग हैं वो अब घर की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं, यानी कि आने वाले हैं, ठीक है, उनका आगमन होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चिड़िया और पक्षी के माध्यम से बताया है कि जो दिन जल्दी जल्दी जा रहा है ना, उस जल्दी जल्दी जाने वाले दिन का सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है, उनका उपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कवि कहते हैं कि संध्या होते ही चिड़िया के बच्चों को आशा होती है कि उसकी जो माँ है अभी उनके लिए भोजन लेकर घोंसले की ओर चल रही होगी, इसलिए बच्चे अपने भोजन की तलाश में और अपनी माँ के सुखद स्पर्श से हेतु नीड़ों से झांकते होंगे। ये कहा है कि क्यों झांकते होंगे बच्चे, किस बात की आशा से, तो किस बात की आशा से कि उनकी माँ जो है वो अभी उनके लिए भोजन लेकर और लौट रही होगी, और उनके लौटने के कारण, लौटने से और माँ के स्पर्श के लिए वो नीड़ों से यानी घोंसले से झांक रहे होंगे कि कब हमारी माँ आए और कब हमें दाना खिलाए और कब हम उनके आगोश में आ जाए, यानी कि उनके गले में से मिल जाए और वो कब हमारे साथ यहाँ बैठ जाए। इस प्रकार के स्पर्श के कारण ये जो बच्चे हैं चिड़िया के वो नीड़ों से यानी कि घोंसलों से झांक रहे होंगे। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति यानी बार बार आना, बार बार आना, आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है, किस विशेषता का, ठीक है, कोई विशेषता बतानी है कि ये जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में ये जो लाइन है वो बार बार आई हुई है, तो वो क्यों आई है, उसका बार बार आने का कवि ने क्या आशय स्पष्ट किया है ये इसमें बताया है। तो उत्तर देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति की बार बार आवृत्ति करके कवि पाठकों को संदेश देना चाहता है कि समय बहुमूल्य है। बिल्कुल, यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आपका जो जीवन है वो जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है, आपको उसके प्रति जागरूक होना चाहिए, आपके जो कर्तव्य है वो पूरे करने चाहिए, इसलिए आपको समय का ध्यान रखते हुए अपने कार्य को पूरा करके उसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि आपको उसको बर्बाद करना चाहिए। आपको अच्छे कार्य करने चाहिए, ना कि बुरे कार्य करने चाहिए। तो कवि ऐसे बहुत सारी चीज़ों की और बहुत सारे कार्यों की ओर संकेत करना चाहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये समय जो ढल गया है वो वापस नहीं आने वाला है, ठीक है, रात होने वाली है, यानी कि आपका जीवन अब धीरे 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 समाप्ति की ओर जा रहा है, आप उस पिछले समय में नहीं जा सकते। तो जो कार्य आपको करना है, जो आपका कर्म है वो कार्य करिए और अपना जीवन जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक आपको कार्य करते रहना चाहिए। तो इसलिए कवि कहता है कि समय बहुत बहुमूल्य है, बीता हुआ समय जो चला गया है, ठीक है, समय कभी वापस नहीं आता। ये चीज़ आपको अपने जीवन में धारण करनी चाहिए कि जो समय चला गया है वो कभी भी लौट कर नहीं आता है, इसलिए हम जिस समय है उस समय का सदुपयोग करें तो हमें हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ने से या लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता यदि हमने समय का सदुपयोग किया है। ये विद्यार्थी जीवन के लिए भी बहुत बड़ी सीख है कि आप समय का सदुपयोग कीजिए। आप पूरे साल पढ़ते नहीं और फिर अचानक से जब बोर्ड एग्जाम आते हैं तब आप बुक लेकर बैठते हो और बहुत सारा मटेरियल आपको पढ़ना पड़ता है, तो उस समय आप पढ़ नहीं पाते हो, जैसा आपको पढ़ना चाहिए उतना आप डिटेल में नहीं पढ़ पाते हो, फिर वो ऊपर ऊपर से होता है और आपका क्वेश्चन पेपर इतना अच्छा नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो इसलिए भी यह भी आपको सीख धारण करनी चाहिए, अपने जीवन में एक नियम बनाना चाहिए कि हमें हमारे जीवन में कर्म करने हैं और चाहे फल उसका कुछ भी हो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। सबसे पहले हमारा जो कार्य करने का जो तरीका है वह बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए, यानी कि हम हमारा बेस्ट दे तब हम बेस्ट लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें जीवन में धारण करनी चाहिए कि समय बहुत बहुमूल्य है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, जो चला गया, कुछ भी खोया है, पैसे खो गए तो हम कमा लेंगे, लेकिन जो समय चला गया तो वो वापस कभी किसी कीमत पर लौट कर नहीं आता है। आगे चलते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा कर्मरत रहते हुए अपनी मंजिल की ओर तरफ बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए बिना किसी रुकावट के मनुष्य को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए।
फिर चाहे आप जब सफल हो जाएंगे तब आप समय की कीमत पहचानेंगे कि हाँ, मैंने जब समय का सदुपयोग किया है तो आज जब मैं सफलता की सीढ़ियों तक पहुंच गया हूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया हूं, तो अब मैं जो कुछ करना चाहता हूं वह मैं आसानी से कर सकता हूं। लेकिन जो व्यक्ति असफल हो जाता है वह असफल व्यक्ति अपने उस समय को वापस नहीं ला सकता है। इसलिए समय बहुत बहुमूल्य है, अनमोल है, उसका मोल नहीं लगाया जा सकता, यानी कि उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती कि आप कोई कीमत लगाकर समय को खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए और जो बीता हुआ समय है वो वापस लौट कर नहीं आता है। इसलिए आप डटे रहो, पढ़ते रहो और अच्छे मार्क्स लाते रहो, अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुँचते रहो। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी पंक्ति की बारंबार यानी कि बार बार आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति से कविता में गेयता का मतलब होता है गीत की जैसे लय, ठीक है, लय बन जाती है। गेयता यानी कि गाने योग्य एवं मधुरता उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? मधुरता। हम कभी गाने सुनते हैं तो एक लाइन जो मुखड़ा होता है वो बार बार आता है, ठीक है, या फिर हम भजन गाते हैं तो भजन में भी कोई एक लाइन है जो बार बार आती है। इसी प्रकार से यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये जो पंक्ति बार बार देकर इसको गेयता की श्रेणी में डाल दिया है कवि ने, ठीक है। तो ये गेय भाषा हो गई है और मधुरता उत्पन्न हो जाती है और कविता में स्वर मैत्री भाव की सृष्टि हो जाती है। स्वर मैत्री भाव की यानी कि स्वर को मिलने वाला जो भाव है वो बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ कवि कहते हैं कि जब इस पंक्ति की बार बार आवृत्ति हुई है, इसका मतलब ये कवि ये कहना चाहता है कविता की इस पंक्ति के माध्यम से कि जो समय है ये बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। अगर आप रुक गए तो वहाँ अंधेरा हो जाएगा और आपको जो समय है वो वापस नहीं आएगा और आप अपने लक्ष्य की जो दिशा है उससे भटक जाएंगे। इसलिए कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि आपको इस बहुमूल्य समय को समझना चाहिए, इसकी मूल्यता को समझना चाहिए, इसके उपयोग को समझना चाहिए। तो कवि का तात्पर्य यही कि जो दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है वो वापस नहीं आने वाला। अब नई सुबह होगी, उससे पहले आपको विश्राम करना पड़ेगा और आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो कवि का यही तात्पर्य था। ये जो हमारा राजस्थान बोर्ड सामान्य हिंदी कक्षा 12 का जो पहला पाठ था हरिवंश राय बच्चन जी का, इसके हमारे पाठ्य पुस्तक की प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। तो अगली कक्षा में हम पाठ नंबर 2 जो आलोक धनवा जी का है पतंग, वो लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। और आप